बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक, आई स्पेशलिस्ट भावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको आँखों की एक कंडीशन जिसे हम सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा कहते हैं उसके बारे में बताऊँगा। सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा आम ज़ुबान में इसको हम कह सकते हैं आँखों के पपोटों में पैदा होने वाला कैंसर। आँखों के पपोटों के अंदर पैदा होने वाली कैंसर की रसोलियाँ, सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा। तो ये क्या होता है, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए और इसे कैसे बचा जा सकता है। तो इस बारे में गुजारिश ये है कि ये आँख के पपोटों के अंदर एक टार्सल प्लेट होती है और उनके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें मोबमिन ग्लैंड्स भी हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स भी हैं। तो ये ग्लैंड्स कुछ सक्रीशंस पैदा करते हैं जो हमारे आंसू का हिस्सा बन जाते हैं और आंसू की लुब्रिकेशन का सबब बनते हैं। तो यही ग्लैंड्स बाज़-औक़ात इनमें इन्फेक्शन भी हो जाती है, जिससे हमने पहले बयान किया था कि स्टाई बन जाती हैं, समटाइम्स कलेजियान बन जाते हैं। तो बाज़-औक़ात उम्र के बड़े हिस्से में 50 साल के ऊपर बाज़-औक़ात इन्हीं ग्लैंड्स के अंदर कैंसरस तब्दीलियां आ जाती हैं, जिससे उन ग्लैंड्स में कैंसर की रसोलियां बन जाती हैं। तो ये कैंसर की रसोलियां शुरू में कलेजियान की तरह ज़हर होती हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ी होना शुरू हो जाती हैं। तो आम तौर पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये रसोलियाँ ख़तरनाक हैं या नहीं हैं। आम तौर पर चूँकि ये कलेजियान की शक्ल में होती हैं, यानी आँख के ऊपर वाले छप्पर में या नीचे वाले में ज़हर होती हैं, तो हमें मुग़ालता ये लगता है कि ये स्टाई है या कलेजियान है। तो जब डॉक्टर साहबान देखते हैं तो पहली मर्तबा तो वो भी ये समझते हैं कि ये कोई कलेजियान है, क्योंकि कलेजियान की लोकेशन में ये पैदा होती हैं। उसके बाद इसका इलाज करते हैं तो समटाइम्स एक दफ़ा तो ये क्योर हो जाती हैं, लेकिन फिर ये रिकरेंट हो जाती हैं, बार बार निकलने लग जाती हैं। तो अगर 50 साल की उम्र के बाद अगर ये रसोलियाँ बार बार उगने लगें और होने लगें, तो आपको अंदेशा होना चाहिए कि ये कहीं सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा तो नहीं है। तो ऊपर वाले छप्पर में या नीचे वाले छप्पर में, पपोटे में, आँखों के पपोटे के अंदर अगर इस तरह की कोई रसोलियाँ पैदा हो जाएं, तो इसको हमें शक की निगाह से देखना चाहिए कि कहीं ये कैंसर की रसोली तो नहीं है, क्योंकि ये शुरू होती है ये कलेजियान के एरिया से और बाज़-औक़ात ये रिकरेंट कलेजियान के तौर पर ज़ाहिर होती हैं ये। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये अपर लिड में ये यहाँ पर रसोली छोटी सी है, ये है, ये है, ये है। तो मुख्तलिफ मल्टीपल कलेजियान की शक्ल में ज़हर होते हैं बाज़-औक़ात, और उसके बाद ये रिकरेंट भी होते हैं। शुरू में थे, कोई इलाज हो गया, थोड़े से सुप्रेस हो गए, उसके बाद ये दोबारा हो गए। और बाज़-औक़ात तो मल्टीपल सर्जरी की हिस्ट्री होती है कि कलेजियान हुआ, डॉक्टर साहब से उन्होंने किसी से उसकी सर्जरी कराई, उसकी सफाई कराई और उसके बाद ये दोबारा ग्रो कर गई। तो रिकरेंट कलेजियान के साथ ये नमूदार होती हैं, अक्सर उम्र के बड़े हिस्से में होती हैं, 50 साल के ऊपर होती हैं ज़्यादातर। और इस तरह के अगर रिकरेंट कलेजियान की हिस्ट्री है तो उसको शक की निगाह से देखना चाहिए। और बेहतर ये है कि अगर पहले शक से पहले अगर कोई कलेजियान रिकरेंट हैं तो उनका टेस्ट करवाना चाहिए। उसका जब सफाई करते हैं तो सफाई के करने के बाद उस टिश्यू को लेबॉरेटरी में भेज कर टेस्ट कराया जाए
کہ کہیں وہ سیبیشس گلینڈ کارسینوما تو نہیں ہے. تو اس طرح کی کنڈیشن میں اس کا ٹیسٹ کرایا جائے، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ سیبیشس گلینڈ کارسینوما ہے تو اس صورت میں اس کو ایکسرسائز کرنا پڑتا ہے، اس کو ریموو کرنا چاہیے. ریموول جو ہے اس کا واسٹ ریموول ہوتا ہے. فرض کیا یہ اپر لڈ ہے تو اس کا کافی سارا ہم ہیلدی ٹیشو، کم از کم 4 to 5 ملی میٹر ہیلدی ٹیشو بھی ساتھ لیں گے. یعنی نارمل جو حصہ ہے لڈ کا اس کو بھی ہمیں لینا پڑے گا. تو اتنا بڑا حصہ ہم اس کا ریموو کریں گے تب جا کر ہم کچھ سیف ہو سکتے ہیں. اچھا، یہ خطرناک اس لیے بھی ہے کہ یہ کارسینوما، یہ کینسر، یہ بہت تیزی سے پھیل سکتا ہے. یہ سب سے پہلے تو ریجنل لمف نوڈز، جو لمف نوڈز ہمارے کانوں کے ساتھ ہوتے ہیں یا گلے کے نیچے ہوتے ہیں، تو یہ ریجنل لمف نوڈز میں یہ پہلے پھیلتا ہے. اس کے بعد یہ کینسر بلڈ کے تھرو لنگز میں جا سکتا ہے، لیور میں جا سکتا ہے، اور برین میں بھی جا سکتے ہیں اس کے سیلز. تو اس لیے اس کی یہ تدابیر اور اس کا جو ہے ڈائگنوسس اور اس کا علاج فوری طور پر کرنا چاہیے. کوئی بھی کیس اگر 50 سال کی عمر کے بعد اگر کسی میں ریکرنٹ کلیزیان ہو رہے ہیں اور بار بار اگتے ہیں، اس کے علاج ہو رہے ہیں یا آپریشن کرائے ہیں تو پھر اگاتے ہیں، اور خاص طور پر 50 سال کی ایج کے بعد، تو ان کو چاہیے کہ اس کا پراپر لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا کے، اور اگر خدا نخواستہ یہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو اس کو وائڈ ایکسیجن کروا کر اس کا علاج کریں، اور پوری باڈی کا بھی سکین کریں کہ کہیں اس کی میٹاسٹیسز، اس کی سیکنڈریز کسی اور آرگن میں تو نہیں ہیں، اور پھر اس کا کیمو تھراپی یا ریڈیو تھراپی یا جو بھی علاج اس کا پھر تعین ہوگا اس کے مطابق اس کو کیا جانا چاہیے. تو امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کو مفید آپ کے لیے ثابت ہوں گی. اللہ نہ کرے کسی کو ایسی صورت ہو، یا آپ انفارمیشن لوگوں کو دے سکتے ہیں تاکہ کوئی اس قسم کا سفرر جو ہے وہ بر وقت اس کا علاج کرا سکے. تو امید ہے کہ اس چیز کو آپ لوگوں کی افادیت کے لیے شیئر بھی کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے بھی صحیح، اور امید ہے کہ ہماری اس کاوش کو آپ سرائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.